सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है। अभी जो हमने टेस्ट लिया था तो उस टेस्ट में जो आपके नंबर आए उस नंबर को देख करके, है ना, जो सबसे बड़ा समस्या हमने देखा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आए, क्योंकि आप लोगों ने सब लिखा था, ट्राई आपने किया था हर एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, बट आपने क्या लिखा आपको खुद ही नहीं पता है। सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा था और आपने बताया कुछ और। ठीक है, तो क्वेश्चन जो डिमांड करता है वही हमें आंसर देना है और उसी का हमें नंबर मिलता है। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, तो पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट टाइम जो क्लास में टेस्ट हुआ था सोशल साइंस का 40 मार्क्स वाला, तो उस क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम उसमें जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के वर्ड्स पे ध्यान देंगे। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा था व्हाट, आपने आंसर दे दिया वाई का, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के हम लोग वर्ड्स पे ध्यान देंगे। एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे कि वो वर्ड क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, और तब जा कर के हमारा जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा और हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ब्रेन में जो भी हो, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि आपके ब्रेन में कुछ भी हो, मार्क्स किसका मिलता है, जब तक आप उसको आंसर सीट पे, ठीक है, जब तक आप उसको आंसर सीट पे यानी नोटबुक पे नहीं उतारोगे, जब तक वहाँ वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वट एवर यू हैव इन योर ब्रेन वो आंसर सीट पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और तभी आपको उसके क्या मिलते हैं, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चाहे यहाँ हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम। तो अभी हमें बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, बट और भी अगर आप बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे, अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाएं, एकदम बिल्कुल सीरियस हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ठीक है, एमसीक्यू था, 4 एमसीक्यू मैंने दिया था, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ये सेक्शन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फ्रॉम एमसीक्यू। लेट मी चेंज द कलर। तो पहला सवाल है एमसीक्यू, यहाँ पे आपसे पूछा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, क्या बोला कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है। कॉलम 1 में लिस्ट दिया है और कॉलम 2 में ज्यूरिसडिक्शन स्फीयर दिया है। ठीक है, यानी कि वो पावर या वो लिस्ट, जो वो अधिकार है वो किन के पास होता है। तो सबसे पहले आपको क्या बोला, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट। अब ये जो सवाल है, ये सवाल सबसे पहले, ये सवाल देखते ही आपके मन में क्या क्या आइडिया आना चाहिए। ये सवाल देखते ही आपके मन में आइडिया आना चाहिए कि सर ये सवाल जो है ना वो कौन से चैप्टर का है, वो फेडरलिज्म चैप्टर का लग रहा है। ठीक है, फेडरलिज्म चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो उस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, पावर डिवाइडेड होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। और जब पावर क्या होता है, पावर आपका डिवाइडेड होता है। ठीक है, व्हेन द पावर इज डिवाइडेड, तो पावर जब आपका डिवाइड होगा तो वहाँ एक चीज़ होती है ना कि पहले से हम ये डिसाइड कर देते हैं ना कि कौन सा पावर किसके हाथ में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर रहेगा, ये हम पहले से डिसाइड कर देते हैं। क्योंकि अगर नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, फिर वही केओस होगा, हल्ला गुल्ला होगा, और काम काज करने में और चीज़ें स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, कॉलम 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉलम 1 में पहला ऑप्शन है यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। क्या दिया है, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट दिया है। अब यूनियन का मतलब ही क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है जो कि सेंट्रल लेवल पे हो। ठीक है, इस वर्ड को देख के आपको ख्याल आना चाहिए। तो ये वर्ड यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल को मिला होगा। अब इधर ऑप्शन देखो तो सेंट्रल वाला क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज यूनिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव। ये बी वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, ठीक है, ओके 1 सेकंड गिव मी, स्लाइड चेंज हुई। अगर आप ये बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा फॉर यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि पूरे देश में, यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन दिस, यानी ये वो चीज़ें हैं जो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए देश में एक जैसा, जैसे बैंकिंग हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है एक जैसा, डिफेंस हो सकता है एक जैसा, ठीक है, डिफेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आप देख लो बैंकिंग, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, या कम्युनिकेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी किसके लगते हैं, कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, जिससे कि देश में वो सारी चीज़ें क्या रहें, एक जैसी रहें। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, तो इसका आपको क्या मिला, यूनियन लिस्ट का ऑप्शन क्या मिला, इसका ऑप्शन आपको बी वाला मिल जाएगा।
दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, नाम में ही स्टेट है, यानी आपको वो सारे फील्ड्स, वो सारे डिपार्टमेंट जिसका काम स्टेट देखेगा। अब इसमें आप देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन ए देखो, अलोन मेक लॉज ऑन इट, ये स्टेट गवर्नमेंट अकेले इन पे लॉज बना सकती है। तो ये वो पावर्स हैं जो हमने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है कि आप ठीक है, आप ये अकेले उसमें, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये आ गया ए दूसरे वाले का। कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स उन टॉपिक्स को बोलते हैं जिनमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों मिल के डिसीजंस कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकता है। तो यहाँ इसका सामने अगर सी देखो तो सब्जेक्ट्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यानी इसका डायरेक्ट क्या हो गया, इसका डायरेक्ट आपका सी हो गया और बचा वाला लास्ट में वो डी हो गया। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, रेसिडुअरी, रेसिडुअरी शब्द का मतलब होता है बचा हुआ। क्या होता है, बचा हुआ। बचा हुआ का मतलब, अब मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, अगर ये एक सवाल आपसे पूछूं तो आपके मन में आएगा कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1950 में बन के तैयार हुआ था ना, याद है 1949 में बन के तैयार हुआ था, 1950 से हम इसको यूज़ में ला रहे हैं। अब मान लो कि 1949-48 के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब का समय और आज का समय जो कि 2025 चल रहा है, ये दोनों में बहुत सारा अंतर है कि नहीं है। अब आज के टाइम पे आप देखो डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया है, एआई आ गया है, ऑनलाइन स्कैम होते हैं लोगों के साथ, ये उस समय तो नहीं होता था। लेकिन मान लो अब इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई लॉज बनाना है जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन अभी नया है, तो उस पर कौन बनाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना है, जो न्यू थिंग्स हैं इनके लिए रेसिडुअरी का मतलब क्या हुआ, बचा हुआ, और जो नई चीज़ें हैं इनके लिए लॉ बनाने का पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स इन पर लॉ नहीं बना सकते हैं। तो चौथे का आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है डी ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन न्यू सब्जेक्ट्स, जो नए सब्जेक्ट हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो अब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी। यानी फिर से बताता हूँ, यूनियन लिस्ट के लिए, यूनियन लिस्ट किसका है, सेंट्रल का काम है, स्टेट लिस्ट स्टेट का काम है, और कॉन्करेंट लिस्ट किसका है, जिसपे दोनों कर सकते हैं। और रेसिडुअरी यानी न्यू थिंग्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन अब आ गई हैं और उन पे लॉ बनाना है, तो वो कौन करेगा, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगा। अब आपका ऑप्शन क्या आया, बी ए सी डी। अब जरा ध्यान से देखो इसमें कौन सा दिख रहा है, बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया, पता नहीं कैसे, बट ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से बोल रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। इन कुछ स्टेटमेंट दिया है और इन स्टेटमेंट्स को देखो ध्यान से। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन पेपर होगा तुम्हारे पास, उसको ले करके सामने रख के बैठना। ठीक है, हो सकता है स्क्रीन में आपको क्लियर ना दिखे लेकिन वहाँ दिखेगा, तो आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठना ताकि जब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। तो रीड द गिवन स्टेटमेंट्स, यहाँ स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़िए। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का, ये वर्ड ध्यान देना है, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, सही बात है। इसका मतलब ये होता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑल द कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। प्रोफेस का मतलब होता है मानना। ठीक है, मानना, और प्रैक्टिस का मतलब उसका पालन करना। ठीक है, अनुसरण करना आप कह सकते हो। एनी रिलीजन इन इंडिया, यानी भारत में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे किसी भी कल्चर्स कम्युनिटी कहीं से आते हो, वो उनके पास फ्रीडम है, यानी अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को भारत में मान सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, पहला, भारत का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, ये ध्यान दीजिए, कौन सा इन दोनों बातों को रिप्रेजेंट करता है। ये एबव स्टेटमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा टर्म है जिसका मतलब ये होता है। तो रिलीजन की जहां भी बात आएगी, अच्छा, अब तो इसके लिए हम पहले ना इन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, रिपब्लिक, पहला ऑप्शन है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है किसी भी देश के अंदर, HOS का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट। पहले किंग होता था, अभी प्रेसिडेंट को बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो उस देश का, स्टेट यानी कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्शन से आए।
कैसे आए? चुन के आए। पहले हेड ऑफ द स्टेट कौन होते थे? पहले तो याद रखो, पहले होते थे हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क, यानी किंग या फिर क्वीन होते थे, किंग या फिर क्वीन। अभी हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं भारत के अंदर? भारत के अंदर अभी कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो अभी हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? अभी ये ध्यान रखना है, अभी हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे देश में प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो तुम कहोगे सर मोदी जी क्या है फिर? तो मोदी जी हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। कोई भी काम होता है तो हेड ऑफ द स्टेट के, ये आज के टाइम पे हेड ऑफ स्टेट हैं भारत के। अब ये इलेक्शन से आते हैं। जिस देश के अंदर आज भी किंग या फिर क्वीन वाला शासन होगा वहां इलेक्शन तो नहीं हो रही है ना, तो उसे हम रिपब्लिक नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां पर भी हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन से चुन के आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एक रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे एक रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, रिपब्लिक का सिंपल मतलब यही होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, बस इतना ध्यान रखना। दूसरा वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है हिंदी में, वैसे रिपब्लिक को हिंदी में गणतंत्र कहते हैं जो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। सेक्युलर वर्ड का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। ठीक है, क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। सो डोंट माइंड अबाउट दिस हिंदी, बट आपको समझना है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी देश है, उस देश का कोई अपना ऑफिशियल अपना धर्म नहीं होना चाहिए और वहाँ लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो क्या करें, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकें। फ्रीडम, आज़ादी होनी चाहिए किसी भी धर्म को फॉलो करने का, और कंट्री जो है वो किसी रिलीजियस मैटर में इंटरफियर ना करे और उसका अपना कोई धर्म भी नहीं हो। तुम कह दोगे वाह सर दिस इज द आंसर, आंसर तो मिल गया आपका, बी ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं? इंडिया इज हैज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज, रिलीजन और कम्युनिटी के पास फ्रीडम है कोई भी रिलीजन को मानने का। लेकिन फिर ये नीचे के दो वर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है? तो अब आ गए हैं तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा वर्ड जो है, आंसर आपका बी है, ऑलवेज रिमेंबर आंसर क्या है? बी है। ठीक है, बट हम तीसरा ऑप्शन को अगर हम लोग समझें तो सोवरेनिटी। सोवरेन का मतलब होता है पावर टू रूल। क्या होता है? पावर टू रूल। अब भारत में क्या है? भारत पहले आपको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर था। तो इंडिया पहले किसके अंदर था? ब्रिटिश रूल के अंदर था। तो इंडिया के लिए कोई भी लॉ बनाया जाता था तो वो भारत के लोग नहीं बनाते थे, बल्कि ब्रिटेन से भारत के लिए लॉ बन के आता था। कहाँ से बन के आता था? ब्रिटेन से भारत के लिए लॉ बन के आता था और फिर उन लॉ का भारत में पालन किया जाता था। लेकिन भारत जब आज़ाद हो गया तो अब भारत क्या करता है? अब भारत खुद के लिए खुद लॉज बनाता है। हमारे देश के पास अपना एक पार्लियामेंट है, आपको पता है हमारे देश के पास अपना एक पार्लियामेंट है और हम खुद के लिए लॉज बनाते हैं। हम किसी और के पास नहीं जाते और किसी और से हमें मतलब भी नहीं है, यही चीज़ है। तो अब हमारे पास ये ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इसी को सोवरेन कहते हैं, सोवरेन। अगर मतलब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो सोवरेन का मतलब होता है, वो तुम लोग कहते हो ना माई लाइफ माई रूल्स, तो बस वही है, माई कंट्री, और वही कंट्री अपना रूल बनाएगा। सोशलिस्ट वर्ड क्या होता है? सोशलिस्ट आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, लास्ट ईयर रशियन रिवोल्यूशन के टाइम में पढ़ा है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, जहाँ पे लोगों के बारे में समाजवादी यानी समाज के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा, तो दैट इज़ सोशलिज्म। हमारा आंसर क्या निकला? सेक्युलरिज्म। वर्ड्स का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स का मतलब नहीं जानोगे तो फिर सवाल नहीं बनेगा। ये थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमारे इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है घटनाक्रम होता है, इसका मतलब होता है कि जो पहले हुआ। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो पहले हुआ उसको आपको पहले रखना है और फिर उसके बाद जो हुआ, ठीक है, उसके बाद जो हुआ वो आपको बाद में रखना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हमें समझना है कि क्या पहले हुई, और फिर हमें ऑप्शन, तब चार चीज़ें आपको दी हुई हैं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल आपको दिया हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपको दिया हुआ है, डिफीट ऑफ नेपोलियन दिया हुआ है और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दी हुई है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, एक एक ऑप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं है? एक एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन क्या है? याद है आपको, चैप्टर पढ़े हैं। नेपोलियन जो है, नेपोलियन 1815 में हार जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू, याद है।
नेपोलियन की हार हो जाती है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। और फिर हमारा दूसरा क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल क्या था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल से ग्रीस देश बना था, ग्रीस एक देश बना था 1831 में, ये आपको पता होगा। फिर हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, इटली हमारा एक देश बनता है जो कि 1861 में हमारा देश बन जाता है। और फिर हमारा जर्मनी है जो कि इससे पहले देश बन जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान दोगे, सबसे पहले हमारा क्या है, ये डेट है, आपको डेट वाइज अगर आपको पता है तो आप इसको कर लोगे। सबसे पहले हमारा 2 है, यानी डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो इसमें से ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन किसमें 2 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी और सी में है, तो ए पहले ही गलत हो गया और डी पहले ही गलत हो गया। अब बी और सी में देखो, फिर इसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल होता है। तो 2 के बाद 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऐसे सवाल को बनाना है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ए प्रॉस्परस फार्मर। एक प्रॉस्परस फार्मर के, तो हमने पढ़ा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। प्रॉस्परस का मतलब क्या हो गया, प्रॉस्परस यानी जो पहले से अमीर किसान है, अमीर जो पहले से डेवलप्ड है। तो एक ऐसा किसान जो पहले से अमीर है, उसके क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे, बेटर वेजेस। वेज का मतलब तो दिहाड़ी होता है, वो दूसरे खेत में काम करने जाता ही नहीं है। तो जब वो दूसरे खेत में काम करने नहीं जाता है तो ये उसका गोल हुआ ही नहीं, ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। दूसरा, हाई सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, हाँ उसके अनाज के लिए अच्छा दाम मिले, तो ये तो सही बात है, क्योंकि प्रॉस्परस फार्मर है, ज़मीन ज़्यादा है तो वो कमर्शियल फार्मिंग करेगा तो वो चाहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरा है एस्योर्ड हाई फैमिली इनकम, यानी कि इस बात की उसको गारंटी रहे कि उसके फैमिली का इनकम अब ज़्यादा होगा, यानी पहले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये भी सही बात है। चौथा वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें है कि मोर डेज फॉर वर्क। अरे भैया वो कहीं काम ही करने नहीं जाता है, क्योंकि वो पहले से ही उसके पास बहुत ज़्यादा ही ज़मीन है और खेत बहुत ज़्यादा है, प्रॉस्परस फार्मर है ना, अमीर किसान है, तो वो दूसरे खेत में काम नहीं करेगा, तो उसको मोर डेज ऑफ वर्क से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 2 ही सही है, 2 और 3। अब देखो यहाँ 2 और 3 किस में है, तो बी है। ए वाला क्वेश्चन बहुत लोग गलत किए थे, तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। अगला सवाल, अब आ जाते हैं, हम लोग का सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। इस इंपॉर्टेंट सवाल को अगर अब समझ गए तो आ जाएगा मज़ा। ठीक है, मज़ा क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से समझो ज़रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि सजेस्ट एनी 2 मेजर्स, सजेस्ट एनी, एक सेकेंड, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन को हमें बचाना है और उसके कंजर्वेशन के लिए हमें कोई भी 2 मेजर्स बताना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप आराम से बता सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं हम, पहली बात तो देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं हम लोग, तो ये आपको लिखना था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर, एक सेकंड जस्ट गिव मी, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। एनिमल्स को किससे खतरा होता है, जरा ध्यान से देखिए, एनिमल्स को हंटिंग से खतरा होता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी बैन लगा सकते हैं, किस चीज़ पे, हंटिंग पे, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, क्योंकि जानवरों की क्या की जाती है, हंटिंग की जाती है, तो इस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं। हंटिंग एंड इलीगल ट्रेड भी होता है, आपको पता है जंगल में क्या होता है, इलीगल ट्रेड होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो 2 चीज़ें बताया था, 2 चीज़ में से आप कुछ भी एक्सप्लेन करो, आपको नंबर मिल जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कोई दिक्कत, जंगल को बचाने का 2 तरीका। अगला सवाल है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इस पर ध्यान देना, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लिए ये बहुत ज़रूरी सवाल है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। वाई इज पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, मतलब क्यों होना चाहिए आपको। तो किताब पढ़ते हो ना, अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करूँ, देखो ठीक है समझो, अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करोगे, बुकिश लैंग्वेज में किताब में डायरेक्ट आपका आंसर दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में आपको 2 बातें बताई गई हैं, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। तो पहला आपको मोरल रीजन बताया गया है, ठीक है, मोरल रीजन, और दूसरा आपको क्या दिया गया है, प्रूडेंशियल रीजन बताया गया है। मोरल रीजन, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था, और दूसरा प्रूडेंशियल रीजन बताया गया। मतलब क्या हुआ सर इसका,
मोरल रीजन देखो, पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मोरल रीजन, मोरल का मतलब वैल्यू, ठीक है, जो होना चाहिए, जो सही है। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को हम इक्वल अधिकार दे रहे होते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जब बहुत सारे लोग हैं, उनको इक्वल अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे अपने आप ये पता नहीं चल जाता कि हम लोगों को पावर बांट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल अधिकार देने का मतलब सिर्फ अधिकार क्या होता है? इक्वल पावर्स भी देना होता है ना, जिससे सब किसी को कुछ ना कुछ मिले, एंड जो सोसाइटी है वो एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने, जिससे सब लोग मिलजुल कर काम करें और पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो मोरल रीजन में आप ये लिख सकते हो कि इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल रीजन में क्या लिखोगे तुम लोग कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या है? इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है? SPIRIT, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का वेरी स्पिरिट है। पीस, यूनिटी, ये सब क्या करता है? प्रमोट करता है। ये आप लिख सकते हो। और प्रूडेंशियल रीजन क्या हो सकता है? प्रूडेंशियल रीजन ये होता है कि अगर मान लो कि हम पावर बांट रहे हैं, पावर शेयरिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की। लोगों के अंदर झगड़े नहीं होंगे, है ना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, झगड़े वगड़े नहीं होंगे, और साथ ही साथ एंड प्रोमोट्स यूनिटी, और लोगों के अंदर क्या होगी? यूनिटी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यूनिटी होगी। तो ये दो रीज़न है। आप अगर बुकिश लैंग्वेज में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स द रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, सोशल ग्रोथ में यूनिटी प्रोवाइड करता है, और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बना सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका बहुत बेसिक आंसर हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप से। तो शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर का होता है, तो अगर आप 3 नंबर लिख दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा पूरा। ये सवाल देखो कितना आसान सवाल है। बोल रहा है सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो जानते हो ना, डेवलपमेंट किसको कहते हैं? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है, जो आप लोगों का नहीं हो रहा है। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी आपने पढ़ा है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ये, अच्छा एक चीज़ देखो, ये कौन से वर्ड से आया है? ये एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सस्टेन। अब सस्टेन करने का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक चले। अब डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो आयरन, कोल, पेट्रोलियम, सब चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या होता है? कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले। समझ में आया कि नहीं है? ये आप ऐसे समझो कि बहुत बेसिक चीज़ होता है जो आप घर में समझ सकते हो। मान लो कि तुमको पिज्ज़ा खा रहे हो, अब तुम धीरे धीरे पिज्ज़ा खाते हो कि अरे यार जल्द ख़त्म नहीं हो, आराम से स्वाद लेकर के लंबे समय तक खाओ। क्यों? क्योंकि जल्दी ख़त्म ना हो, आपके पास वो ज़्यादा देर तक टिके, बस वही है और कुछ नहीं है। सर अब ये डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो वहाँ हमें क्यों आखिर सस्टेनेबिलिटी का ध्यान देना है? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों करना है? अब ये क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको इस टॉपिक को सबसे पहले समझाना है कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे ये कह सकते हो, पहला पॉइंट आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। आप पहले इसका व्हाट का आंसर दे दीजिए। तो आप बोलिएगा कि भैया हमें क्या करना है? हमें अपने नीड्स को, मीट का मतलब होता है मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट में जो हमारे पास नीड्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर। हमें फ्यूचर के साथ क्या करना है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अभी खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वाह यार अगर फ्यूचर के लिए बचाना है तो अभी खर्चा ही मत करो। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख दोगे। दूसरा ये लिखना है कि वाई करना है। अब इसमें वाई का आंसर दो, क्योंकि हाउ पूछ रहा है ना, तो हाउ जब भी सवाल में हाउ पूछे कि कैसे जरूरी है, तो कैसे का मतलब होता है आपको एक्सप्लेन करना होता है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपसे हाउ पूछे ना सवाल में, हाउ, तो आप समझो कि आपको वहाँ पे चीज़ें क्या करनी है, वहाँ पे चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? वाई का आंसर। अब ये एग्जाम में वाट और वाई नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि सवाल बनाते कैसे हैं, ठीक है। सेकेंड पर एग्जाम में लिख दो, तो उसमें क्या होगा? क्यों जरूरी है इसको बचाना। पहला तो हमने लिखा क्या होता है, दूसरा क्यों जरूरी है। तो आप ये बताओ कि अगर हम नहीं बचाएंगे, अगर हम ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर ओवर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ओवर यूज़ कैन लीड टू डिप्लीशन। ओवर यूज से क्या हो जाएगा? हमारा रिसोर्स डिप्लीशन यानी ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर यूज से हमारा डिप्लीशन यानी ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। अब आप तीसरे में लगा दो बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सवाल देखो ना, एक्सप्लेन बोल रहा था आपसे कि हर चीज़ बताना है। अब यहाँ पे उसका बेनिफिट बता सकते हो ऐसे सवाल में। बेनिफिट इज़ लाइक कि हम करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा। आंसर देखो कैसे लिखते हैं, पहले आपने बता दिया वो क्या है, फिर आपने बता दिया क्यों करना है, फिर आप उसका बेनिफिट लिखो। तो बेनिफिट यानी अब उससे फ़ायदा क्या हो सकता है, तो फ़ायदा ये हो सकता है कि आप इससे क्या कर सकते हैं। देखो पहला तो आप इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आजकल देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है वातावरण को बचाना, तो आप इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म। ठीक है, पिज्ज़ा ज़्यादा देर तक रहेगा तो ज़्यादा देर चबा चबा के आनंद लोगे ना। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये वर्ड आप लिख दोगे लॉन्ग टर्म, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो हो गया। इकोनॉमिक यानी पैसा, व्यापार। आप ज़्यादा बचाओगे तो ज़्यादा दिन तक बिजनेस भी तो करोगे भाई। तो ये सारे चीज़ हो सकता है फ्यूचर में उसका चीज़। तो ये आंसर है, आपने अगर ऐसे लिखना है। देखिए हर किसी का आंसर लिखने का अपना तरीका हो सकता है। अगर आप अपना कुछ नया तरीका और अच्छा तरीका निकाल सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा, लेकिन ये क्या है, जस्ट वे आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू। अगला सवाल है 3 कॉजेज दैट लेड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे यार तुम लोगों ने एक सब बहुत बड़ी गलती करी, सवाल नहीं पढ़ते हो, डिस्क्राइब यानी बताना है। 3 कॉजेज, यहाँ कॉज आपको पूछ रहा है, कॉज, दोनों में कॉज पूछ रहा है कि जिससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, और यहाँ सिविल डिसोबीडियंस। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। क्या होता है, कारण बताओ। तुम लोग बता दियो यार हुआ क्या, हुआ क्या नहीं बताना है आपको, कॉजेज बताना है, ठीक है। तो पहला आपको मैं पार्ट ए का आपको बताता हूँ। देखो इधर पार्ट ए यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अगर मैं आपसे बताऊं तो क्या था, नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ था, तो याद करो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, आप इसको लिख सकते थे कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से लोग गुस्साए, गांधी जी गुस्साए। उसके बाद आप याद करो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, तो उससे भी लोगों की नाराजगी थी, यानी डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है पता है, डिसकंटेंट यानी नाराजगी, लोग खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे, तो रॉलेट एक्ट की वजह से खुश नहीं थे, ओवर रॉलेट एक्ट। कुछ कुछ वर्ड्स देखो एसएसटी में इंपॉर्टेंट होते हैं यार, तो तुमको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और चीज़ है खिलाफत इशू, याद नहीं आया खिलाफत इशू आप लोगों को। खिलाफत इशू, गांधी जी ने उसको एक अपॉर्चुनिटी सोचा कि हिंदू मुस्लिम को वो कर सकते हैं, तो आप ये लिख सकते थे, मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते थे, मैं तो आपको पॉइंट्स में बता रहा हूँ। दूसरा अगर आपसे बी का आंसर देखो, बी वाले पार्ट का आंसर, तो बी वाले पार्ट में है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सिविल डिसओबीडियंस, आई होप मेरा हैंड राइटिंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अगर आप पॉइंट लिखोगे तो इसमें क्या लिख सकते थे, इसमें आप ये लिख सकते थे कि अंग्रेजों ने क्या बनाया था, सॉल्ट लॉ बनाया था, याद है। और उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा था, उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा था, टैक्स ऑन सॉल्ट, ये एक तरीका हो जाता, आप लिख सकते थे सॉल्ट लॉ था और टैक्स भी था सॉल्ट पे। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब स्ट्रगल, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड हार्डशिप, लोगों को कठिनाइयाँ हो गई थी। हार्डशिप्स का मतलब क्या होता है, रुको मैं अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ। तो हार्डशिप का मतलब क्या होता है कि हार्डशिप्स था यानी लोगों के जीवन कठिन हो गए थे, तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इसी टाइम पे आप याद करो पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी। किसकी मांग की जा रही थी, इसी टाइम पे पूर्ण स्वराज वाला डिमांड आया था। तो ये 3 पॉइंट आराम से लिख सकते थे, और भी अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते थे। ये 3 चीज़ें, कॉज बताना था, ध्यान ये दिया आपने नहीं, आपको ध्यान देना था बट आपने नहीं दिया कि यहाँ पर आपको कॉज बताना था, कारण बताना था, आपने कुछ और लिख दिया था एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके देख सकते हो वीडियो, अभी आई थिंक हम लोग स्लो चल रहे हैं। डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस थ्रू विच बेल्जियम सॉल्व, 3 प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, उपाय। कौन कौन से उपाय हुए जिससे बेल्जियम ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, बेल्जियम ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, इसका बहुत सारा तरीका था, उसमें से आपको सिर्फ
3 प्रोविजंस लिखने थे। कितने? 3 प्रोविजंस, ठीक है। और इस सवाल में ऐसा क्या हार्ड था, मुझे समझ में नहीं आया कि आपको 3 प्रोविजंस लिखने में दिक्कत हो गई, ठीक है। तो ये हालांकि कुछ बच्चों ने सही आंसर लिखा था। इसका आंसर क्या है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट बताते हैं आपको। पहला पॉइंट क्या था? इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन था डच और फ्रेंच का इन सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका? डच और फ्रेंच सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंट। इसको थोड़ा आप लोग एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उसके बाद क्या है? फेडरलिज्म, ये कह सकते हो। पावर डिवाइड किया, ठीक है। स्टेट्स गवर्नमेंट्स को पावर शेयरिंग की गई, पावर शेयर्ड, पावर बांट दिया गया, ठीक है। कैसे? तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर मिले, गवर्नमेंट गॉट पावर, इनको भी क्या मिला? पावर मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पावर, ठीक है, वो इनको मिला। और उसके बाद क्या हुआ? एक तीसरा पॉइंट जो आपको बताना था, क्योंकि 3 पॉइंट लिख दोगे आराम से नंबर मिल जाएगा। तो आपको ब्रुसेल्स वाली कहानी बतानी थी कि ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि ब्रुसेल्स का कहानी अलग था। आपको पता है वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो मेजोरिटी में थे। सॉरी हाँ, तो ब्रुसेल्स जो थे वो क्या थे? वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया था। तो ये आप वहाँ लिखना था आपको, ठीक है। और वहाँ भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाया था। तो एक बात ये भी था ना कि ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में भी क्या था? वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। ऐसा नहीं था कि वहाँ फ्रांस वाले 80% थे तो बहुत ज़्यादा, नहीं, वहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। तो ये बस 3 चीज़ें आपको लिखना था। पहला क्या? इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा, पावर शेयर किया गया, ठीक है। दूसरा क्या था? पावर शेयर किया गया, ये देखो, सेंट्रल और तीसरा क्या था? ब्रुसेल्स को सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया जिसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये भी एक अच्छा चीज़ था। ये देखिए, ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है एंड आसान भी है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ, एनालाइज यानी बताइए आपने क्या समझा उस आधार पे। पंजाब, केरला और बिहार, ये 3 स्टेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी यानी साक्षरता दर, कितना लोग पढ़े हुए हैं उसके आधार पे। अब बताइए क्या बता सकते हो इसमें, ये बताओ क्या जानते क्या हो। तो ये बताओ, सबसे पहले स्टेट्स के बारे में आपको अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, आप ये जानते हो कि केरला जो है वो क्या है? वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। केरला में क्या है आपको ये बताना था, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम नहीं, लिटरेसी रेट, यानी सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते थे, ठीक है। आप चाहो तो क्या लिख सकते थे? परसेंटेज भी लिख सकते थे। अराउंड 94%, 94-95% वहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी रेट है। उसके बाद क्या है? अच्छा, क्यों है ये? अगर आपसे ये पूछें हम कि वाई इज़ दिस, क्यों है, तो आपको बताना है वो इसलिए है क्योंकि भैया यहाँ पे उन्होंने एडुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने यहाँ पे एडुकेशनल इन्वेस्टमेंट किया, पढ़ाई में खर्चा किया भाई। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, तो उसके वजह से है एडुकेशन में क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा, अगर आप देखोगे तो पंजाब के बारे में है। पंजाब के बारे में आप क्या जानते हो? यहाँ का लिटरेसी कम है, केरला से कम है, लेकिन अच्छा है, उतना भी खराब नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गुड लिटरेसी, क्योंकि एनालाइज करना है ना आपको, एक तरीके से कंपेयर करते हुए आपको बताना है। गुड लिटरेसी है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे मोर फोकस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। मोर फोकस कहाँ दिया जाता है? फोकस ऑन एग्रीकल्चर, वहाँ पे खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान दी जाती है। एग्रीकल्चर, वहाँ खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान दी जाती है। अब आ जाते हैं अपने प्यारे से स्टेट बिहार पे। बिहार का इतना ख़राब हालत का है, तो इसके बारे में अगर आपसे बात करूँ, वाई इज़ द प्रॉब्लम विद बिहार, तो बिहार में क्या है? बिहार का लोवेस्ट है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो लोवेस्ट लिटरेसी। क्यों है लोवेस्ट लिटरेसी? तो भैया ना यहाँ पे गुड एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, ना यहाँ पे एडुकेशन पे ध्यान दिया गया, और कुल मिला के बात यह है पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, यानी कि, ठीक है, ये आप बता सकते हो कि पोवर्टी बहुत है। हाँ, स्पेलिंग गलत हो गया ना, हाँ, पोवर्टी यानी गरीबी बहुत है, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज, यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है तो ये सब भी आप लिख सकते हो, लैक यानी कमी है तो ये सब आप लिख सकते थे। ये आपको बताना था क्योंकि आप मतलब कुल मिला के सवाल में आपसे ये पूछा था कि बिहार, पंजाब और केरला में लिटरेसी के आधार पे आप बताइए कि वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुआ है आज़ादी के बाद या इतने सालों में, अभी उनका स्टेटस क्या है, तो आपको यही बताना था और क्यों है। अब जब भी ऐसा आपको पूछे, एनालाइज वर्ड आया ना, तो एनालाइज में खाली लिख देने से नहीं होगा कि वो हाईएस्ट लिटरेसी है। एनालाइज वर्ड आया यानी अब आपको वहाँ बताना भी पड़ेगा रीज़न कि क्यों ऐसा हुआ, ये वर्ड ध्यान दो, एनालाइज। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा वर्ड एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, तो तुमको काम करना पड़ेगा वहाँ पे। अगला सवाल है लॉन्ग आंसर। तो फाइनली हम लोग लॉन्ग आंसर में आ चुके हैं। मैप देखो आज के वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैप बहुत आसान है, आपको पता है, आसान मैप दिया था मैं। इवेल्युएट द रोल ऑफ गिसिपी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन रिपब्लिक। इवेल्युएट का मतलब कि भैया पूरा बताना है आपको, ठीक है, पूरा उसका बताना है कि क्या क्या किया उसने, उसको देखो, जज करो क्या किया नहीं किया। इन द यूनिफिकेशन यानी इटालियन रिपब्लिक यानी इटली को एक देश बनाने में, हमारा देश है ना इटली, आज क्लास में पढ़े थे, तो इटली को देश बनाने में, उसको यूनिफाई करने में गिसिपी मजीनी का रोल यानी उसकी क्या भूमिका रही, उसकी भूमिका, अरे यार मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, ठीक है, तो उसकी क्या भूमिका रही ये आपको बताना है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर किताब में बहुत कम लिखा है, हम क्या क्या बताएं, लेकिन आपको चलिए मैं यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट बताता हूँ। पहला, आप उसका जन्म मृत्यु काहे लिख रहे हैं भाई, उसका नीड नहीं है, उस पर नंबर दे दिया हूँ लेकिन उसका नीड नहीं था। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि उसने इटली के बारे में बात कर रहा है ना, तो इटली के बारे में बात कर रहा है तो आप यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए एक पहला पॉइंट लिख सकते हैं, उसने क्या किया था, फाउंडेड यंग इटली। उसने क्या किया था, यंग इटली नाम की एक सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये है कि वो यूथ को इंस्पायर्ड करता था, क्योंकि वो खुद यूथ था ना, एक जवान आदमी था, तो इंस्पायर्ड यूथ, वो यूथ को क्या कर रहा था, इंस्पायर्ड कर रहा था। कैसे, तो नेशनलिस्ट, इसको नहीं ऐसे एरो नहीं दूंगा, विथ नेशनलिस्ट आइडियाज, नेशनलिस्ट क्योंकि चैप्टर ही हमारा नेशनलिज्म के बारे में है ना, तो नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी आइडियाज़ कि भैया एक देश बनाओ, तो वो आइडियाज़ दे करके यूथ को क्या कर रहा था, इंस्पायर कर रहा था। उसके बाद क्या था, वो क्या चाहता था, वो इटली को एक रिपब्लिक बनाना चाहता था। ठीक है, क्या चाहता था, तो वर्कड, उसने काम किया फॉर यूनाइटिंग, ठीक है, उसने कैसे काम किया, फॉर यूनाइटिंग इटली, वो इटली को एक करने के काम किया, यूनाइटिंग इटालियन स्टेट्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इटालियन स्टेट्स, ये लिख सकते थे, वर्कड फॉर यूनाइटिंग इटालियन स्टेट्स। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट आपको याद है, वो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट चाहता था। ठीक है, वांटेड अ रिपब्लिक, एक सेकेंड, वांटेड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। ठीक है, क्या चाहता था वो, रिपब्लिकन गवर्नमेंट से, रिपब्लिक अभी कुछ देर पहले आपको बताया रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या था, इंस्पायर्ड नहीं कहेंगे, हाँ कह सकते हो, इंस्पायर्ड लीडर्स लाइक एक लीडर था, उसका नाम गिसिपी गरीबाल्डी था, आपको याद है, गैरीबाल्डी। ठीक है, तो वैसे लीडर्स को उसने इंस्पायर किया। तो ये इटली के लिए था, लेकिन आप चाहें तो एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि उसका रोल था, उसका इन्फ्लुएंस्ड यूथ ऑल ओवर यूरोप। ठीक है, तो इंस्पायर्ड यूथ ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में। तो ये देखो 6 पॉइंट्स निकल गए, छोटे पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इतने छोटे पॉइंट्स भी बोर्ड में लिखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन हाँ पॉइंट्स आपका कॉन्क्रीट होना चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखो। लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा लंबा फेंक दोगे नंबर नहीं मिलता, आप शॉर्ट लिखो, बट कहते हैं ना, शॉर्ट लिखो बट कंसाइज लिखो। कंसाइज का मतलब जो चाहिए वही लिखो, ज़्यादा घुमा फिराओ मत करो। अगला सवाल पे चलें, ठीक है, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स
लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी एकता, एक करना, एकता की भावना इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया, यानी यहाँ पे आपको इंडिया के बारे में बात करना था। लेट 19th सेंचुरी इंडिया, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। आपने यूरोप का आंसर लिख दिया है, जबकि आपको यहाँ इंडिया का आंसर लिखना था कि इंडिया में यूनिटी कैसे आई। कुल मिला के इस सवाल का आंसर यही है कि इंडिया में यूनिटी लाने के लिए लोगों ने क्या किया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए करना ये है कि आपको इंडिया का सारा एग्जाम्पल लेना है। ये सेकेंड चैप्टर, ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर का सवाल है। इस सवाल को देख के ऐसा मत समझना ये चैप्टर 2 का सवाल है ब्रो, ठीक है, और चैप्टर 2 का सवाल है तो उसमें इंडिया इज़ द मेन थीम। तो इंडिया के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, इंडिया में एकता कैसे आई लेट 19th सेंचुरी में। तो आपको याद होगा पहला आंसर, कहानियाँ लिखे जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, नेशनलिस्ट लिटरेचर, ठीक है, आप वहाँ पे ये लिख सकते हो। साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फोक सॉन्ग्स, ठीक है, फोक सॉन्ग्स ये लिख सकते थे। फोक कल्चर, तो ये सारा चीज़, फोकलोर, फोक वर्ड का मतलब होता है जानते हो क्या, यो गांव में जो लोग गाते हैं ना, फेमस पहले से जो चला आ रहा है। फोक यानी कभी भी वो ग्रुप में किया जाता है, तो वैसा कुछ है। अब ग्रुप में करेंगे तभी तो यूनिटी होगी ना, ये भी तो सोचो, अकेले करेंगे तो कहाँ से यूनिटी होगी। उसके बाद फ्रांस में जैसे किया गया वैसे ही इंडिया में भी किया गया। सिंबल्स, अब सिंबल्स क्या क्या थे याद है, फ्लैग, नेशनल ट्राई कलर फ्लैग, इसको ऐसे नहीं पूरा लिखना, ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट था। एंड भारत माता, ठीक है, भारत माता ये था। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक एक काम वो लोग करते थे ना उस टाइम पे, एक करने के लिए पास्ट को ग्लोरीफाई करते थे, ठीक है। तो हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री जो था, हिस्ट्री वॉज रिवाइव्ड, उसको क्या किया गया, रिवाइव किया गया। पास्ट एंड पास्ट वॉज ग्लोरीफाइड, पास्ट को क्या किया गया, ग्लोरीफाई किया गया कि अरे यार हमारा इंडिया का इतिहास इतना अच्छा था। तो ये एक हम लोग लिख सकते थे। और अगला हमारा पॉइंट क्या हो सकता था कि एक सबसे बड़ा रीज़न है जिससे लोग हुए ना, वो जानते हो क्या, वो ये था कि हमारे ऊपर एक बाहर का व्यक्ति शासन कर रहा था। तो इसका जानते हो क्या होता था, इसका आप ऐसे लिख सकते थे कि कॉमन स्ट्रगल। हमेशा एक चीज़ आपको बताया, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, कॉमन स्ट्रगल जो था ना, कॉमन स्ट्रगल, ठीक है, अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म बताया है ना, ठीक है, जब एक कंट्री दूसरे को अपना गुलाम बनाता है। तो कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म यूनाइटेड पीपल, ये क्या किया, लोगों को यूनाइट किया। अब भैया ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। देख लो, नेशनलिस्ट लिटरेचर, फोकलॉर, सिंबल, ट्राइकलर फ्लैग, भारत माता, कम लिखा आपने बट सब चीज़ आपने उसके अंदर जोड़ दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लिखो, सुंदर से सजा के लिखना, नहीं तो मार पड़ेगी, नंबर भी नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखो, ये लास्ट सवाल है, बहुत आसान सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताना है बट फिर भी हम लोग कर देते हैं। डिस्क्राइब द सिविल कोड ऑफ 1804। ये देखो कितना आसान सवाल है, इसको मैं बोलता हूँ नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। उसने क्या किया, इस सवाल में भी कुछ बच्चे गलती किए हैं, तो भैया अगली बार से गलती मत करना, नहीं तो ये शर्म की बात है यार, शर्म मतलब क्या कहें आपको, चुल्लू भर पानी भी ज़्यादा है, आपको 2 बूंद पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। नहीं ऐसा मत करना, ये मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम लोग सच में ऐसा करने लगे तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे भाला वाला लेकर के, सर आप ऐसा कैसे बोल दिए। बट फिर भी देखो, नेपोलियनिक कोड तो क्या है, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, क्या है भाई ये बता। पहला क्या है, ये नेपोलियनिक कोड कहते हैं इसको, ठीक है, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं इसको। क्या क्या किया, इक्वालिटी किया, ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ पूरा लिखना होगा तो लिखना एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। एबॉलिस्ड प्रिविलेज बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से जो विशेष अधिकार मिलता है, एबॉलिस्ड प्रिविलेज बाय बर्थ, PRIVLE, स्पेलिंग क्या होता है यार देख लेना, प्रिविलेज बाय बर्थ, जन्म से जो स्पेशल अधिकार मिला था उसको एबॉलिश कर दिया गया। अगला क्या है, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड का मतलब सबको दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, जमीन भाई प्रॉपर्टी रहेगा तब ना घर बनाएंगे,
ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके लिए आज सब मारामारी कर रहे हैं। अगला क्या दिया, अगला दिया कि क्या कर सकते हैं, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को उसने ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम वही ज़मीन वाला, एक प्रकार का ज़मीन के बदले बहुत सारा टैक्स लेते थे वो लोग, तो ये है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में सुधारा था, तो आप ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक पॉइंट लिख सकते हो, कम्युनिकेशन लिख सकते हो, साथ में ये लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट लिख सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट। तो ये सब लिखोगे तो नंबर काहे नहीं मिलेगा भाई, काहे नहीं मिलेगा, कोई कैसे काट लेगा तुम्हारा नंबर, तुम लोग लिखते ही नहीं हो तो नंबर ही नहीं मिलता है यार। एकदम एकदम ऐसे ऐसे मुंह बना लेते हो तुम लोग, ऐसे एकदम रोने वाला ऐसे मुंह बना लेते हो, गुजुर 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 गुजुर। तो लिखा करो, अगर नहीं, अगर अच्छा चाहिए, स्माइली वाला फेस चाहिए, तो क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे रहोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात ये है कि ये हमारा लॉन्ग आंसर हो गया, मैप नहीं कराएंगे अभी, आपको आंसर राइटिंग था, तो ये हमने आज सीखा है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।